So in this video lecture, we are going to discuss the distribution of wildlife. तो वाइल्ड लाइफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इस वीडियो लेक्चर में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आपको बिल्कुल ओरली ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ पे सब पोलर रीजन कौन सा है, कूल टेम्परेट जोन कौन सा है, वार्म टेम्परेट जोन कौन सा है, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल जोन कौन सा है, और वो जोन जो है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड के बीच में वो बेल्ट आता है। ये सब चीजें पता होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि आप एक फिगर बनाओगे जिसमें अर्थ को ड्रॉ करना है, और इक्वेटर लाइन को ड्रॉ करने के बाद में उसके नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में बराबर से आपको क्या करना है, 1 1 डिग्री आगे बढ़ना है। और जहाँ पे जिस डिग्री को मेंशन किया गया है, जैसे टेम्परेट को या फ्रिजिड जोन को, तो बराबर से उसको दिखाना है। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। अगर की है तो जल्दी जल्दी मुझे वो सब व्हाट्सएप पे आप क्या करोगे, सेंड करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले ये समझना होगा यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीजें मतलब कंसिस्ट होती है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक इन आवर टेक्स्ट बुक्स सम टेक्स्ट इज गिवन। वाइल्ड लाइफ कंप्राइजेस मतलब इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें किन चीजों का समावेश होता है। तो बर्ड्स आते हैं इसमें वाइल्ड लाइफ में, फिशेस आएंगी, इंसेक्ट्स आएंगे। आप बोलोगे सर फिशेस क्यों आएंगी वाइल्ड लाइफ में? क्योंकि देखो जो हमारे वाटर रिसोर्स,
यस, मेरी आवाज आ रही हो तो हैंड रेज करो एक बार। Okay then. So I was talking about the biomes and their properties, and these properties are varies according to the proportion of rainfall and temperature in a particular area. Okay, उस टाइप का वहाँ पे क्या होगा, वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, और वेजिटेशन में काफी हद तक वहाँ का क्या होता है, वाइल्ड लाइफ डिपेंड होता है। अगर नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ के लिए एक हैबिटेट अवेलेबल नहीं होता है, और हैबिटेट अगर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अगर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उस एरिया में आपको वाइल्ड लाइफ की क्वांटिटी में काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है। ये सब चीजें बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखने की कोशिश करना है। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे कि अलग अलग मतलब दुनिया के अलग अलग पार्ट में किस टाइप का यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ में, और कौन कौन से एनिमल देखे जाते हैं, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे और स्टडी करेंगे। सो द एनिमल्स ऑफ द टंड्रा आर एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कोल्ड। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि जो टंड्रा रीजन है, इसको टुंड्रा भी बोलते हैं हम, तो ये रीजन क्या होता है, बहुत ही कोल्ड रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सनराइज होते हैं वो डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हवाएं कोल्ड होती है, वार्म होती नहीं है, और उसके कारण लो टेम्परेचर होता है इस एरिया में। तो लो टेम्परेचर वाले एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं या वहाँ का वाइल्ड लाइफ जो होगा वो बिल्कुल ही हमारी एरिया से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, द लार्जर ones are like polar bears पाई जाती है यहाँ पे, राइट। देन आफ्टर हैव थिक कोट ऑफ फर। तो ये जो पोलर बियर होती है तो वहाँ के वहाँ का जैसे मतलब एनवायरमेंट है, तो उस एनवायरमेंट के साथ में उसको स्ट्रगल करना होता है, जिसको हम स्ट्रगल फॉर लाइफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं, जीने के लिए उनको स्ट्रगल करना था। तो उनकी जो बॉडी होती है, उसके बॉडी के ऊपर में एक फर का कोट होता है, राइट। और ये फर जो होता है वो बहुत ही रिच होता है, मतलब इसमें इससे उसको उनको क्या होता है, वो कोल्ड से रेजिस्ट कर पाते हैं, और एक एनर्जी उनको कंटिन्यूअसली क्या होती है, प्रोवाइड होती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एनिमल, कि उस वाली एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल करने के लिए नेचुरली उनको ये गिफ्ट है वहाँ पे, कि उनके बॉडी के ऊपर में एक फर का क्या होता है, कोट होता है। ये बात आपको याद रखना है यहाँ पे। कुछ और भी एनिमल्स है, जैसे कि सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन। एक सील भी होता है, एक एनिमल वहाँ पे पोलर रीजन में पाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल है ये। तो वहाँ पे उनकी स्किन के नीचे में बहुत ज्यादा मतलब थिक एक लेयर होती है फैट की, और आपको पता ही है फैट एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। जिनके भी शरीर में फैट होते हो ज्यादा तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी उन फैट से प्रोवाइड होती है। तो हम भी जैसे हेवी जब हम विंटर वाले सीजन को जब हम लोग फेस करते हैं तो हमें काफी ज्यादा भूख लगती है, तो इसका मतलब हमें काफी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अभी देखो, हम जब विंटर को एक समय में ही फेस करते हैं, जैसे इंडिया में जिस टाइप का मानसून पैटर्न है और साल भर जो वेरिएशन देखने को मिलता है, तो जनरली सितंबर से लेके वो जनवरी तक वगैरह आपके इंडिया में क्या रहता है, मतलब हमारे इंडिया में क्या रहता है, विंटर सीजन रहता है। तो विंटर सीजन में हम लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, बिकॉज कोल्ड के साथ में हमको रेजिस्ट करना होता है, और उसमें ज्यादा एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, बॉडी की खर्च हो जाती है, बॉडी को गर्म रखना होता है, मतलब वार्म रखना होता है। तो बाय डिफॉल्ट अभी जो पोलर रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे हमने अभी पोलर बियर की बात की या सील की बात कर रहे हैं, तो उनके स्किन के नीचे में एक फैट की लेयर मतलब नेचुरली होती है, या बहुत ज्यादा फास्टली डेवलप हो जाती है, तो उनको उनसे क्या एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है। तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे याद रखना है। सो मेनी स्मॉल मैमल्स, बहुत ज्यादा वहाँ पे बड़े क्वांटिटी में मैमल्स को देखा जाता है, छोटे छोटे मैमल्स को, लाइक लेमिंग्स। तो इनके नेम्स यहाँ पे याद रखना है आपको, लेमिंग्स पाए जाते हैं। बरो इनटू द इंसुलेटिंग स्नो टू खांजर बॉडी हीट। तो इन लोगों को मतलब कुदरती नेचुरली इनको मतलब एक आइडिया होती है कि वो लोग खुद को बचाने के लिए स्नो के नीचे छुप जाते हैं, और वो जो कोल्ड विंड होती है उससे वो खुद को क्या करते हैं, बचाते हैं।
तो ये नेचुरली उनके पास में ये समझ होती है, ये याद रखना है आपको। तो किस एनिमल को क्या नेचुरली मतलब यहाँ पे गिफ्ट है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर में 1 1 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पेयर में पूछ लिया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे जो पोलर बियर है उनकी क्या स्पेशलिटी है, कोल्ड से बचने के लिए, कोल्ड विंड से बचने के लिए। सील को क्या गिफ्ट दे के रखा है कि जो वो कोल्ड से को डिपेंड कर पाती है, उनकी एनर्जी को, मतलब जो भी कंटिन्यूसली एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेती है। और उसके बाद में लास्ट में हमने देखा कि लेमिंग्स जो है तो वो खुद को कैसे बचा लेते हैं, वो स्नो के नीचे चले जाते हैं और वहां पे अपना घर बना के रहते हैं कुछ समय के लिए। ओके, तो ये सब चेंजेस आपको उन एनिमल्स में उस पर्टिकुलर टाइम में या थ्रू आउट द ईयर में देखने को मिलते हैं। मोस्ट एनिमल्स ऑफ द टाइगा आल्सो हैव द ओरिकोस, जो तैगा वाला रीजन है, तो ये सब ग्लोब में दिखाना है आपको, राइट। तो तैगा वाले रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं तो उनमें भी ये खास करके आपको देखने को मिलता है कि उनकी जो बॉडी होती है वो फरी टाइप की होती है, ये कोट जैसी लेयर उनकी पूरे बॉडी पे होती है, और जिससे उनको मदद मिलती है कि वो कोल्ड से क्या करें, या जो कोल्ड विंड है उससे बचने की कोशिश करते हैं वो। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जैसे कि आप ये टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन की जब हम बात करते हैं, आर होम टू वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे आपको मतलब वाइल्ड लाइफ में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू फ्रिजिड जोन, एज कम्पेयर टू पोलर जोन। जो पोलर जोन है या फ्रिजिड जोन है उसके कंपैरिजन में जो आपके टेम्परेट जोन है और ट्रॉपिकल जोन है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, बहुत अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा बर्ड्स की वेराइटी मिलेगी आपको, मंकीज की भी वेराइटी मिलेंगी, एप्स ये भी मंकी का ही टाइप्स है, लार्ज कैट्स मिलेंगी, कैट फैमिली में जैसे कैट भी आती है, या पैंथर आएंगे, या आपके चीताज आएंगे। चीता तो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। या तो फिर क्या आएंगे, लॉयंस आएंगे, या तो फिर टाइगर आएंगे। ये जो भी कैट फैमिली के मेंबर है वो सब इसमें आएंगे। रेप्टाइल्स की वेराइटी आएंगी, देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा इंसेक्ट में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो देखो बेटा, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो पैराग्राफ दिया है आपको, ये पैराग्राफ में आपको सभी चीजें याद रखना है कि पोलर रीजन में जो एनिमल्स दिए उनको भी याद रखना है। यहाँ पे टेम्परेट और ट्रॉपिकल की जब हम बात करते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल की जब हम बात करते हैं, तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना होगा यहाँ पे। ओके, सो टेम्परेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली टेम्परेट वाले रीजन में एक्सट्रीम हीट भी नहीं होती है और एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन भी नहीं होता है। एक्सट्रीम हीट मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल भी नहीं होता है। इसके बीच वाला मीडियम होता है, उस एरिया को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। और ट्रॉपिकल जोन में कैसे ये सब चीजें एक्सट्रीम होती है, बहुत ज्यादा हीट भी होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होता है, प्रेसिपिटेशन भी होता है ट्रॉपिकल जोन में। तो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। द स्पीसीज वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये देखा जाता है कि अलग अलग प्लेस में अलग अलग स्पीसीज को देखा जाता है। स्पीसीज का मतलब क्या, एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है किसी भी एनिमल्स का, उसके आधार पे उस स्पीसीज को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, उसको हम स्पीसीज बोलेंगे यहाँ पे। द बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ अ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अ स्पीसीज, राइट। ये याद रखना है आपको। अगर हम समझे तो जगुआर्स, लियोपार्ड्स एंड टाइगर्स आर ऑल लार्ज कैट्स। कैट्स फैमिली के ये यहाँ पे 3 एनिमल्स है जिसको डिस्कस किया गया है, जगुआर, लियोपार्ड्स एंड टाइगर। देखो, जो लियोपार्ड्स वगैरह होते हैं और चीता होते हैं, बहुत सारे लोग इनको एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीता अलग होते हैं और लियोपार्ड्स अलग होते हैं। चीता जो होते हैं वो थोड़े काफी लॉन्ग होते हैं और इनकी जो स्पीड होती है 112 किलोमीटर पर आवर्स होती है, किसकी, चीता की। और चीता आज की डेट में बिल्कुल पाए नहीं जाते, देखे नहीं जाते। वो बोला जाता है कि पूरे दुनिया से वो गायब हो चुके हैं, अगर एक दो होंगे भी कहीं पे तो वो देखे नहीं जाते। तो और चीता की एक खास कैरेक्टरिस्टिक ये होती है उसको आइडेंटिफाई करने की, कि उनके आँख से लेके उनके मुंह तक एक ब्लैक स्ट्रीप होती है, तो उससे उसको हम पहचान सकते हैं कि ये चीता है करके। और लियोपार्ड डिफरेंट होता है, ये बात यहाँ पे थोड़ी याद रखिए आप। बट वाइल द जगुआर इज फाउंड इन अमेरिका, तो देखिए जगुआर कहाँ पे फाइंड किए जाते हैं, अमेरिका में फाइंड किए जाते हैं। द लियोपार्ड इज फाउंड इन अफ्रीका, लियोपार्ड जनरली अफ्रीका के जंगलों में देखे जाते हैं। एंड एशिया, एशिया में भी देखने को मिलते हैं, हमारे इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। एंड द टाइगर इज फाउंड इन एशिया, और टाइगर की जो स्पीसीज है वो पर्टिकुलरली पूरे एशिया में देखने को मिलती है।
तो जब हम आजाद हुए थे या आजादी के पहले मतलब इस सेंचुरी में एंटर करने से पहले मोर देन 55,000 टाइगर की क्वांटिटी हमारी पूरे इंडिया में। लेकिन आज की डेट में देखोगे तो 2-2,500 टाइगर मिलते हैं आपको। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में या पूरे एशिया में जो टाइगर की जो हंटिंग है या पोचिंग है, तो हंटिंग तो पता ही है, और पोचिंग क्या होता है, तो पोचिंग हम कभी कभी कमर्शियल पर्पज से जो जानवर होते टाइगर जैसे, तो उनको मार देते हैं और उसके बाद में इसकी जो चमड़ी वगैरह होते हैं या इनके जो हॉर्न्स वगैरह होते हैं बाकी एनिमल्स की, ओके, तो उनको हम कमर्शियल यूज करते हैं, बेचते हैं और इनकम गेन करते हैं। उसको पोचिंग बोलते हैं एक्चुअली। तो कभी कभी बहुत सारे लोग कैसे खुद के फसल को वगैरह बचाने के लिए भी ट्रैप वगैरह लगा देते हैं खेत में वगैरह या जंगल में। तो ये सब चीजों के कारण टाइगर या बाकी एनिमल्स की जो क्वांटिटी है उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, पहले 55,000 टाइगर्स, राइट, तो मतलब कुछ सालों पहले, और आज की डेट में वो 2-2,500 टाइगर है। तो ये जो पोचिंग है या तो फिर हंटिंग है, नेपाल और भारत इसमें सबसे आगे है एशिया में। हमारे एरिया में बहुत ज्यादा पोचिंग और हंटिंग की जाती थी। तो इसको रोकने के लिए क्या किया भारत सरकार ने, 19 आई थिंक 72-73 में एक लॉ पास किया, और उसमें एक लिस्ट को पब्लिश किया। उसमें टाइगर का भी नेम था, और बताया गया लोगों को कि इस लिस्ट में जितने भी जानवरों के नेम हमने पब्लिक किए, उनकी आप हंटिंग नहीं कर सकते, पूचिंग नहीं कर सकते, या उनका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, कैसे भी उसको बेचना खरीदना, राइट, ये सब चीजें नहीं कर सकते आप। तो आपको लॉ के अंदर में ही सब चीजें करनी है। तो उसके कारण अभी कहीं ना कहीं पे हमने मतलब किसी हद तक ये टाइगर को बचाने की कोशिश की है, और अभी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे टाइगर की जो नंबर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में याद रखनी होगी। उसके बाद में और भी बाकी जो एनिमल्स है, इंसेक्ट है, जिनको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं लोग, उनको भी बचाने के लिए बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, आई थिंक 1986 में एक लॉ लेके आए वो, और उसमें बाकी फिर ऑर्गेनिजम्स को और इंसेक्ट को और बाकी एनिमल्स को उनमें ऐड कर दिया, और बोला कि इनको भी कॉन्जर्व करना है, अभी बचाना है। तो ये सब क्यों करना है, क्योंकि इन सब चीजों को आप बचाओगे नहीं तो आपके एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो ऐसे ही होता रहेगा। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रोकने के लिए इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी वजह से हमारी इकोसिस्टम का बैलेंस बना हुआ है। इकोसिस्टम का बैलेंस हमको बिगड़ने नहीं देना है यहाँ पे। सो हम आगे बात करेंगे ग्रासलैंड की। तो ग्रासलैंड क्या होता है, ये खुले मैदान होते हैं जहाँ पे ग्रास पाई जाती है, बहुत बड़े मैदान होते हैं। दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड है, और अलग अलग नेम से वो क्या है, फेमस है। तो आप इंटरनेट से एक होमवर्क करोगे मेरा, कि जितने भी ग्रासलैंड है दुनिया में उनकी लिस्ट फाइंड आउट करोगे, राइट। जैसे प्रेरी कहाँ पे है, कंपास कंपास कहाँ पे है, राइट। ये सब जो ग्रासलैंड है, एक दो नेम बताया मैंने आपको, बाकी आप लोग ढूंढोगे और किस कॉन्टिनेंट पे है, किस कंट्री में। तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा चैप्टर तो वो तो आएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को इसको ढूंढना है। तो ग्रासलैंड्स आर इनहेबिटेड मोस्टली बाय द ग्रेजिंग एनिमल। तो ये जो ग्रासलैंड होते हैं ये किन एनिमल्स का हैबिटेट होता है, तो जो लोग ग्रेजिंग करते हैं, जो लोग मतलब एनिमल्स, जो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं उनके लिए ये हैबिटेट होता है। तो इनमें मैक्सिमम कैटल्स वगैरह आएंगे, राइट। हॉर्सेस क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, काउज बफेलोज, राइट। तो जंगली बफेलोज होती है, जंगली काऊ भी होती है, डोमेस्टिक भी होती है। तो डोमेस्टिक एनिमल को भी हम ग्रेजिंग करवाने के लिए ग्रासलैंड पे या पास्चर्स पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रासलैंड को पढ़ रहे हैं हम तो। और जो प्रेडिएटर्स होते हैं तो उनके लिए भी ये ग्रासलैंड क्या होता है, मतलब देखो वाइल्ड लाइफ में कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो ग्रेजिंग करने वाले जानवर के ऊपर में क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो ये भी जानवर वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे इनको खाने के लिए दूसरे जानवर मिल जाते हैं। तो इसीलिए जिस एरिया में वास्ट ग्रासलैंड है उस एरिया में आपको दोनों टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ग्रेजिंग करने वाले भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और उनके ऊपर में फीड करने वाले जिनको हम प्रेडिएटर्स बोलेंगे वो भी आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सो स्मॉल बरोविंग एनिमल्स लाइक द रैबिट्स, ये रैबिट वगैरह जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स भी आपको क्या होते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Marmots and field mice are also common,
As in the case of the forest, the species vary widely from place to place. Thus, while lions, cheetahs, leopards, etc., hunt animals like the antelope, giraffe and zebras in the African savanna. देखो मैंने जैसे बोला था यहाँ पे कि आपको ग्रासलैंड के नेम फाइंड आउट करना है, एक तो यहाँ पे ही दे दिया है आपको कि अफ्रीका में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको सवाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सवाना। आप इसको अंडरलाइन करके रखोगे। Sightseers and hunt prey like the rabbits in the North American prairies. तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं वो प्रेयरीज है, और यहाँ पे किस टाइप के मतलब वाइल्ड लाइफ देखी जाती है इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें आप अंडरलाइन करके रखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए, और इसको एक बार फिर से ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आपको रीड करना ही है। So tropical and temperate deserts are home to the various species of rodents. देखो ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट रीजन की हम बात करते हैं वहाँ पे जनरली आपको वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला हिस्सा होने के कारण यहाँ पे डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। दुनिया के मैक्सिमम डेजर्ट इस लैटिट्यूडनल स्ट्रिप में देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रोडेंट्स देखने को मिलते हैं, तो रोडेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन के नीचे अपना हैबिटेट बनाते हैं, घर बनाते हैं, सैंड के नीचे रहते हैं, और ये बहुत ही कभी कभी डेडली पॉइजनस होते हैं। अगर इन्होंने काट दिया तो वैसे इंसान की मौत हो जाती है या दूसरे जानवर की भी मौत हो जाती है। इसमें बहुत सारे रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा इस एरिया में रेनफॉल प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, और कोई भी लिविंग थिंग जो मतलब वाटर को कम कंज्यूम करता हो तो उनके बॉडीज के अंदर में पॉइजनस सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, और इसीलिए बोला जाता है कि ये जहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया हो या मतलब अरिड लैंड हो, वहाँ की किसी बिच्छू ने या सांप ने किसी को काट लिया तो जल्दी मौत हो जाती है एज कम्पेयर टू बाकी ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल वगैरह होता है, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ के सांप बिच्छू वहाँ क्या होते हैं एज कम्पेयर लेस पॉइजनस होते हैं। ये बात एक्स्ट्रा की आप याद रखिए, एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो बात की थी हमने सवाना कहाँ पे देखा जाता है, अफ्रीका में देखा जाता है। सवाना ग्रासलैंड का नेम है यहाँ पे। और प्रेरीज कहाँ पे देखे जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उनको प्रेरीज बोलते हैं, और यहाँ पे अफ्रीका में सवाना बोलते हैं। तो बात की थी हमने रोडेंट्स की, रेप्टाइल्स की और इंसेक्ट की। तो ये सब चीजें, इनमें जो वेरिएशन देखा जाता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है, और मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, काफी पॉइजनस होती है, डेडली पॉइजनस होती है। मेनी एनिमल्स स्पेशली इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट सर्वाइव द डे टाइम हीट बाय द हाइडिंग अवे टू बरो और अंडर रॉक्स। जैसे कि मैंने बताया डे टाइम में यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर से हीट से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, खुद को जमीन के अंदर में या जहाँ पे मतलब जहाँ पे जो लेयर लैंड की लेयर या सॉइल की लेयर ढीली सी होती है, पोरस होती है, वो वहाँ पे वो अपना घर बना लेते हैं और जमीन के नीचे रहना पसंद करते हैं। और जब नाइट में टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तब ये क्या करते हैं, सभी इंसेक्ट वगैरह बाहर निकलते हैं अपने फूड के लिए, और एक दूसरे को फिर क्या करते हैं, खाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। तो फीड करते हैं। तो ये जैसे हमारे राजस्थान वाले एरिया में जो डेजर्ट है वहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि वहाँ पे जो समर डेज में जो टेम्परेचर होता है वो नियर अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है समर डेज में, या कभी थ्रू आउट द ईयर भी देखने को मिलता है, काफी हाई टेम्परेचर होता है। और रात को वहाँ का टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। शायद आपने आपके एरिया में विंटर सीजन में फील किया होगा, जो 15 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर रहता है तो काफी ठंडा रहता है, राइट। तो ये सिचुएशन आपको थार डेजर्ट में दिखती है। तो डेजर्ट जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन होती है, काफी एडवर्स कंडीशंस होती है, इसीलिए डेजर्ट में जो लोग रहते हैं या एनिमल रियरिंग करने वाले जो लोग हैं अन्य पार्ट में जब डेजर्ट से निकल के भटकते हैं वो इधर उधर, तो उनके बॉडी के ऊपर में काफी ज्यादा थिक ब्लैंकेट्स एंड क्लोथ्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाई द पीपल फ्रॉम द थार डेजर्ट वियर द वेरी थिक ब्लैंकेट लाइक क्लोथ, कि ये थार डेजर्ट से आने वाले जो लोग वगैरह होते हैं इतने मतलब थिक ब्लैंकेट जैसे कपड़ों को क्यों पहनते हैं। तो इसका कारण ये आपको याद रखना है कि उनको खुद को प्रोटेक्ट करना होता है कोल्ड से और हीट से भी। तो जैसे डे और नाइट का टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल देखी जाती है। कैमल्स हैव adapted themselves very well to the Sahara Desert and the desert of the Asia।
तो ऐसे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस टाइप के एनिमल्स को अडॉप्ट किया जाता है जिस एनिमल के फीचर्स हो। तो देखो कैमल को क्या बोला जाता है, डेजर्ट का शीप बोला जाता है, आपको पता ही है। कैमल्स आर द शीप्स ऑफ डेजर्ट्स, क्योंकि दूसरा जो जानवर है या एनिमल है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज ही नहीं कर पाते हम उसको। क्योंकि बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, लॉन्ग नहीं होते कैमल जैसे, और काफी ज्यादा हीट को वो बेयर नहीं कर पाते, इसीलिए वहां पे टिक नहीं सकते, वो सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन कैमल की हाइट बहुत ज्यादा होती है, उनके लेग्स बहुत लॉन्ग होते हैं, तो उसके कारण वो खुद के बॉडी को सेफ एक हाइट पे रख सकते हैं, और इसीलिए उनको एज एन ट्रांसपोर्ट मीडियम वहां पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आया हो। तो हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन का कंजर्वेशन क्यों करना है, मतलब उनको बचाने की आज जरूरत क्यों है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी क्या जरूरत है डिस्कस करेंगे, द नीड टू कंजर्व। मैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव कॉज्ड एंड अलार्मिंग डिप्लीशन ऑफ द अर्थ नेचुरल वेजिटेशन। देखिए पहली सेंटेंस से आपको ये पता चलता है कि हम ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज है वो अलग अलग एक्टिविटीज है, कमर्शियल एक्टिविटीज है, और भी बहुत टाइप की हम एक्टिविटीज करते हैं, और हमारी एक्टिविटीज सीधे सीधे मतलब कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारी ग्रीड भी तो साथ साथ में चल रही है नीड के साथ में। देखो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर टू वर्ड, दैट इज नीड एंड ग्रीड। नीड मतलब जरूरत हमारी, तो हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, लैंड को यूज करते हैं, सॉइल को यूज करते हैं, और भी बाकी चीजों को यूज करते हैं। फॉरेस्ट में से जो हमें प्राइमरी प्रोड्यूस मिलते हैं उनको भी यूज करते हैं। हम कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर के अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, ताकि हमें अलग अलग रिसोर्सेज मिलते रहे और हमारी नीड्स क्या होती रहे, पूरी हो। लेकिन जब हम नीड को छोड़ के ग्रिड पे आ जाते हैं, हम कुछ कमाना चाहते हैं, हम हमारे लाइफ में जब मैक्सिमम कंफर्ट पाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ को सरवाइव करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम इन्हीं रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करना शुरू। हम दूसरों का बिल्कुल भी दूसरे के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि ऐसे भी कम्युनिटी है जिनके पास में लैंड अवेलेबल नहीं है, उनके पास में कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा, हम सिर्फ हमारा देखते हैं। तो एक मैं एवरेज यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इस कारण भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे लैंड का, सॉइल का, वाटर का, या हमारे एनवायरमेंट का कहीं ना कहीं पे डिग्रेडेशन कर रहे हैं। इस सेंटेंस से हमको ये पता चलता है। इन मेनी एरियाज द ओरिजिनल वेजिटेशन हैज बीन कंप्लीटली रिमूव टू मेक रूम फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट, क्रॉप फील्ड एंड सो ऑन। अगर आप बहुत सारी एरिया की बात करोगे हमारी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो हमने जगह जगह पे हमारी ह्यूमन सेटलमेंट को वहां पे असेंबल किया है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है वहां पे। हमने कल्टीवेशन के लिए लैंड को क्या किया, एक्वायर्ड किया है, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेलवेज, वाटरवेज को बनाने के लिए लैंड को एक्वायर्ड किया है, वहां से हमने फॉरेस्ट को, ट्रीज कवर को वहां से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो इस कारण देखा जाता है कि हमने ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ जहाँ पे थी, तो उनका हैबिटेट हमने एक हद तक मोर देन 50% खत्म कर दिया है हम लोगों ने। तो ये इसके कारण हमें आज की डेट में क्लाइमेट चेंज को फेस करना पड़ता है। और आपने देखा ही होगा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर में काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहस चलती है, उसके लिए काफी बड़ा फंड क्रिएट किया जाता है और फिर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लेकिन कंडीशन जहाँ की वहीं पे है। हम तो थैंक्स करेंगे कोविड-19 को, कोरोना की वजह से ये सब एक्टिविटीज कुछ दिनों के लिए रुकने के कारण थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो गया है, हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मतलब चेंजेस, पॉजिटिव चेंज देखने को आया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे कोरोना ऐसा ही रहने चाहिए या ऐसी डिसीज आनी चाहिए, लेकिन इससे हम सीख सकते हैं कि कुछ ना कुछ हम अगर बराबर मतलब रूल से अगर लोगों को रोक दिया जाए कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, या कुछ सेटलमेंट्स को रोक दिया जाए, या इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है, या जो वेस्ट मटेरियल उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए या डाइवर्ट कर दिया जाए, या प्रॉपर उसको ट्रीट किया जाए, उसके बाद में अगर छोड़ दिया जाए, तो ये सब इस कोरोना की वजह से हम एक हद तक समझ सकते हैं। इससे काफी अच्छी एक सीख मिलती है और हम हमारे एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको बचा सकते हैं, राइट, विदाउट वेस्टिंग ऑफ मनी। देखो इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो हमने बात की थी कि हम लोगों ने जो
यहाँ पे सेटलमेंट्स की, क्रॉप फील्ड के लिए जो जगह यूज की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जगह यूज की, उसके कारण जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, ये इसका हैबिटेट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी वाइल्ड क्रिएचर्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फ्रॉम देम टू सर्वाइव। और इससे क्या हुआ है, डिफॉरेस्टेशन करने के कारण जो वाइल्ड लाइफ है उनको मतलब सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही है। अगर नेचुरल वेजिटेशन नहीं रहेगा तो खाने पीने के लिए कहाँ से चीजें मिलेंगी उनको, वो भटकते भटकते गाँव में घुस जाती है, कभी टाउन में घुस जाती है और किसी का भी शिकार कर लेती है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है या खुद शिकार हो जाते हैं। So deforestation also causes serious environmental problem, which may in the long run threaten the survival of all living creatures, including man. तो देखिए आज इन वाइल्ड लाइफ का जिस तरह से रिडक्शन देखने को मिलता है, इनके सर्वाइवल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो आने वाले फ्यूचर में हम ह्यूमन बींग्स को भी प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट होगी। तो प्रॉब्लम शुरू होना शुरू ही हो गया है। देखिए मतलब आज हमारी हेल्थ के बहुत ज्यादा इशू, कोई भी बड़े बड़े सिटी में रहने वाले व्यक्ति को क्या फ्रेश एयर मिलती है? इसका आंसर है नो, बिल्कुल नहीं मिलती है। वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत खराब होती है। देखो बोलने के लिए दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है, लेकिन दिल्ली की जो एयर है सबसे घटिया है पूरे देश में। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है वहाँ पे, सभी ऑफिस, हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन वही से चलता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े बड़े ऑफिस है, राइट। बाकी जो फॉरेन एम्बेसडरीज के ऑफिस है वहाँ पे, मतलब हाई टॉप क्लास के लोग रहते हैं वहाँ पे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ की एयर क्वालिटी सबसे घटिया है। तो दिस इज द आउटकम व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम जो भी कर रहे हैं इसका ये आउटकम है। अलग अलग, मुंबई की क्या है एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलकत्ता की है, चेन्नई की है, तो बड़ी बड़ी सिटियां देख लो। हमारे पास में नागपुर है, नागपुर की क्या एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो गांव में रहते क्या वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो पहले थी, अभी धीरे धीरे वहाँ का भी रिडक्शन होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे आजू बाजू में ये सब सेटलमेंट या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर में चलने वाले व्हीकल्स या मशीनरी, इनके कारण क्या हो रहा है, हमारे एयर का पोल्यूशन हो रहा है, और बाकी कारणों से हमारा वाटर बॉडीज क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है। तो ये सभी लास्ट चैप्टर में हमने शायद डिस्कस किया था। आई होप कि ये सब चीजें आपको पता हो। Over the years, loss of the habitat and the reckless hunting have caused a decline in the number of wild animals. जैसे मैंने बताया आपको बहुत सालों से, कैसे मतलब इंसान बिल्कुल सोच ही नहीं रहा, हंटिंग कर रहा, पोचिंग कर रहा, तो उसके कारण भी वाइल्ड लाइफ में कहीं ना कहीं पे आपको डिप्लीशन देखने को मिलती है। मतलब इनकी जो क्वांटिटी है इसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन आपको देखने को मिलता है। मेनी स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मेनी आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। बहुत सारी ऐसी हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में स्पीसीज को देखा जाता है, एनिमल की जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब अभी देखती ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलती। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हम IUCN। ओके, तो ये IUCN क्या करता है, हमारे नेचर को और हमारे एनवायरमेंट को, राइट, बचाने के लिए स्टडी करता रहता है। और हमारे नेचर में, हमारे एनवायरमेंट में जो वाइल्ड लाइफ है या तो जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसमें जितनी भी टाइप की स्पीसीज है, लिविंग थिंग्स, उनको उन्होंने कैटेगराइज किया है उनकी क्वांटिटी के आधार पे। जैसे नॉर्मल स्पीसीज में वो सब लिविंग थिंग्स आती है जिनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है, वो नियर फ्यूचर में मतलब कभी रिड्यूस नहीं हो सकती, उनका सर्वाइवल प्रॉपरली चल रहा है। जैसे हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। इसका मतलब इंसान धरती से कभी खत्म नहीं होगा, तो हम नॉर्मल स्पीसीज। जैसे कैटल्स वगैरह जो है, जिनको हम एनिमल रियरिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते, कमर्शियल उनका इम्पोर्टेंस है, तो उनको बचाते हैं हम लोग, क्योंकि उनसे हमें इनकम मिलती है, तो उनकी भी संख्या ठीक है, राइट। तो ये नॉर्मल स्पीसीज में आएगा। तो IUCN ने ये भी कैटेगरी की है कि कुछ रेयर स्पीसीज है हमारे इंडिया में। रेयर स्पीसीज का मतलब वो स्पीसीज होती है जो पर्टिकुलर एरिया में ही देखी जाती है, जिनकी क्वांटिटी भी कम है और पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलती है। जैसे आपके आजू बाजू में सराउंडिंग में देखोगे तो आप काऊ, बफेलोज, डॉग्स, कैट्स, ये सब चीजें आसानी से देखने को मिलेगी आपको। लेकिन क्या कभी चीता देखा आपने, कभी टाइगर देखा आपके आजू बाजू में घूम रहा है वो? नहीं, ये स्पेसिफिक एरिया में देखने को मिलते हैं आपको। तो उनको मैं एक एग्जांपल देके, क्या कभी आपने व्हाइट एलिफेंट को देखा? व्हाइट एलिफेंट को नहीं देखा ना, आपके एरिया में ऐसे इजीली जैसे डॉग घूमते रहते हैं वैसे नहीं दिखता है वो। तो ये रेयर स्पीसीज में आती है, ये पर्टिकुलर। उन्होंने ये भी यहाँ पे कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है कि ऐसे भी कुछ एरिया है जो किसी वाटर बॉडी के कारण या माउंटेन रेंज के कारण या काफी
एडवर्स कंडीशन के कारण हमसे मेन लैंड से काफी दूर है, जहाँ तक इंसान पहुंच नहीं सकता या जाके वहाँ पे रहना नहीं चाहता, अपनी सेटलमेंट नहीं कर पाता। तो वहाँ की जो प्लांट है या प्लांट की स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है, वो अपने आप में सेफ है। तो ऐसी भी एक कैटेगरी बना के रखी है उन्होंने। ऐसी भी कुछ कैटेगरी बना के रखी है जिनकी हंटिंग की जाती है, पोचिंग की जाती है, तो उनकी संख्या पहले बहुत ज्यादा थी नंबर, अभी बहुत कम हो रही है और आने वाले फ्यूचर में वो गायब भी हो सकती है।